नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली का चुनावी दंगल अब काफी दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है और इस चुनावी दंगल में नए नए किरदार, नए नए बयानों की बाहर से आ गई है। दिल्ली में सियासी पारा इस वक्त 7वें आसमान पर है और दिल्ली का चुनावी मैदान इस बार धार्मिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण की नई परिभाषा या यूं कहे नई इबारत लिख रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है और दोनों की एंट्री धमाकेदार हुई है। ये दोनों नेता अपनी एंट्री से इस मुकाबले को और गर्मा दे रहे हैं। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक पर अपना दावा ठोक रहे हैं और दूसरी तरफ फायर ब्रांड नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपना हिंदुत्व वाला दांव चल रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि दिल्ली के दंगल में योगी ओवैसी की एंट्री से किसे नफा किसे नुकसान होगा, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाने, बताने, समझाने की कोशिश करूंगा। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल अपने वोट बैंक को साधने के लिए पुजारी ग्रंथी योजना की शुरुआत करती है और हर तबके के वोटरों को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक दांव चल रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी भी केजरीवाल के इस दांव के जवाब में योगी आदित्यनाथ के जरिए हिंदुत्व वाला कार्ड खेल रही है और असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपने वोट बैंक को साधने में जुटे हुए हैं, हमलावर हैं और कांग्रेस भी इस चुनावी मैदान में किसी से पीछे नहीं रहना चाहती। हालांकि पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस रेस में कहीं दूर तक नजर नहीं आई थी, लेकिन इस बार यानी 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगर मुस्लिम वोटरों का साथ कांग्रेस को मिल जाता है तो कांग्रेस गेम में वापसी कर सकती है और इसीलिए कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, हर कोई मुस्लिम वोटों को साधने में लगातार जुटा हुआ है। सवाल यह है कि दिल्ली चुनाव में कहां कैसे गेम चेंजर साबित होंगे मुस्लिम वोटर। आखिर पिछले चुनाव में किस दल के साथ गए थे मुस्लिम वोटर, यह सब आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करें। दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस तक तमाम राजनीतिक दल मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने के लिए लगातार ताकत झोंक रहे हैं। कांग्रेस के पास इस बार दिल्ली में खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर वो बेहतर प्रदर्शन दिल्ली में करती है तो इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा और ऐसा राजनीति के जानकार मानते हैं। राजनीति के जानकार का यह भी मानना है कि कांग्रेस को कम आंकना गलत साबित होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी कांग्रेस को फायदा दिला सकती है। अब इसमें ओवैसी की एंट्री भी हो गई है जो दिल्ली के दंगल में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होना तय माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इसका फायदा किसको होगा दिल्ली चुनाव, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव चल रहे हैं यह चुनाव अपने आप में बहुत मायने रखता है। पिछले 2 दशक से मैं भी लगातार दिल्ली के चुनाव को नजदीकी से देख रहा हूं, लेकिन इस बार दिल्ली का जो चुनाव है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। कैसे, ये सब आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा।
मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दिल्ली का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे दिल्ली के दंगल में नए नए किरदारों की एंट्री हो रही है और दिल्ली का चुनाव मैदान इस बार धार्मिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण की नई परिभाषा, नई इबारत लिख रहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए ये दो तस्वीरों के जरिए मैं इसकी शुरुआत करना चाहता हूं। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दिल्ली के दंगल में दो बड़े नेताओं की एंट्री हो चुकी है और जिनके भाषण बहुत ज्यादा या जिनके बयानों की बहुत ज्यादा चर्चा होती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और दूसरी तरफ एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैं। योगी आदित्यनाथ और असदुद्दीन ओवैसी जैसे फायर ब्रांड नेता की एंट्री दिल्ली के मुकाबले को और ज्यादा गरमा दिया है। योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनाव प्रचार को धर्मयुद्ध का नाम दिया है, वहीं असदुद्दीन ओवैसी वोट बैंक पर अपना दावा ठोकने में लगातार जुटे हैं और दोनों नेताओं के तीखे बयान, चुनावी वॉर ने दिल्ली के चुनावी माहौल को पूरी तरीके से बदलकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंच पर लगा नारा बटेंगे तो कटेंगे पहले से ही बीजेपी के चुनावी रणनीति का एक सेट एजेंडा हो चुका है। योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले रहे हैं और हिंदुत्व वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा है कि दिल्ली को धर्म के आधार पर बांटने वालों से सावधान रहना होगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलती है और इस नारे और बयान से बीजेपी ने साफ कर दिया कि वो एक बार फिर से हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव की तरह हिंदुत्व के मुद्दे को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ने वाली है। और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भी दिल्ली की रैली में ताल ठोक दी है। दिल्ली के शाहीन बाग की 40 फुटा रोड पर लगे पोस्टर ने एआईएमआईएम के एजेंडे को उजागर कर दिया। पोस्टर में दंगों के आरोपी जिन पर आरोप दिल्ली पुलिस ने लगाया है, शिफाउर रहमान को निर्दोष बताया और इसमें लिखा था कि निर्दोष का साथ निभाना हकदार को हक दिलाना है। यह असदुद्दीन ओवैसी शिफाउर रहमान के लिए कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में कहा कि दिल्ली के मुसलमानों को उनके अधिकार दिलाने के लिए हमारी पार्टी मैदान में है। हमें धर्म के आधार पर वोट की साजिशों को नाकाम करना होगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असदुद्दीन ओवैसी को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए, दोनों बड़े नेता दिल्ली में किस तरीके से ताल ठोक रहे हैं और अपने अपने अंदाज में वोटरों को लुभाने की कोशिश कर। इन्होंने यहां पे दिल्ली में भी घोषणा की कि मुल्ला और मौलवी को यहां पर पहले से ही ये लोग वेतन देते थे। आज दिल्ली की आर्थिक स्थिति इतनी बदहाल कर चुके हैं कि उनको भी कई महीनों का नहीं मिला और जब वहां से हो हल्ला शुरू हुआ तो इन्होंने उसको डाइल्यूट करने के लिए कहा कि हम पुजारियों को भी देंगे। बहन और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से और उनकी पूरी टीम से, क्या किसी मंदिर के सुंदरीकरण की कार्य योजना को उन्होंने कभी आगे बढ़ाया? कभी बढ़ाया?
मॉडल देखना हो तो आइए काशी में काशी विश्वनाथ धाम को देखिए। बिहार के मुजफ्फरपुर से जेल में बैठकर जॉर्ज फर्नांडिस इलेक्शन जीते तो इंशाअल्लाह ताला शिफा भी जेल में बैठकर ओखला का इलेक्शन जीतेगा और एमएलए बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अब आप बताइए कि जो 5 साल से जेल में है, ना कोर्ट में कार्रवाई चलती है, ना मुकदमा खत्म होता है, ना विटनेसेस का एग्जामिनेशन होता है, मगर प्रोसेस एक पनिशमेंट बना दिया गया। शिफा जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? शिफा जेल में क्यों है? अमानतुल्लाह को बेल क्यों हो गई? सिसोदिया को बेल क्यों हो गई? शिफा को बेल क्यों नहीं होती? जैन को बेल हो जाती है, ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती है। बताओ कौन किससे मिला हुआ है, ये आपको 5 तारीख के दिन तय करना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन और ओखला विधानसभा से शिफाउर रहमान को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों पर 2020 के दिल्ली दंगों का आरोप है। ये दोनों दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं और इसी पर उनके विरोधी सवाल उठाते हैं, जिनका जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने तरीके से, अपने अंदाज में दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ जवाब दिया है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए। भारत के कानून के लिहाज से शिफा और ताहिर साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने इन दोनों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार बनाया है। अब जो लोग बीजेपी, आप और दूसरी पार्टियों के लोग अखबारात और मीडिया से बात करके कह रहे हैं कि इनके ऊपर फुला दफात लगी हुई है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, भारत की पार्लियामेंट में करीब 250 ऐसे एमपीज जीत कर आए हैं जिन पर बहुत सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। इसमें बीजेपी के करीब 94 जीतने वाले कैंडिडेट्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें से 63 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। तो ये लोग जो बकवास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के 32 एमपीज के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, समाजवादी के 17 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, शिवसेना के करीब 4 एमपीज के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। ये लोग इलेक्शन जीतकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हुए हैं और जो कुछ नहीं किए उन पर झूठा एक मुकदमा लगाकर 5 साल से उनको जेल में रखकर अगर कोई तबसरा कर रहा है कि ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों से मैं कह रहा हूं कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेशर्मो। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ताहिर हुसैन और ओखला से शिफाउर रहमान पर झूठा मुकदमा लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया, जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों के अलावा किसी और मुद्दे को नहीं उठाते। ओवैसी खुद को मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रतीक मानते हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को भी सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए ओवैसी के बयान पर किस तरीके से गिरिराज सिंह पलटवार कर रहे हैं। ओवैसी जब भी कुछ बोलते हैं मुस्लिम से बाहर निकल नहीं पाते हैं और वो मुस्लिम तुष्टीकरण के अपने को प्रतीक मानते हैं, अपने को जिन्ना के डीएनए को अपने साथ रखते हैं। न सरकार मुस्लिम को फंसाती है, न केजरीवाल को, न हिंदू को। कानून
को जो तोड़ते हैं, चाहे वो दंगा हो दिल्ली का, और चाहे केजरीवाल शराब घोटाला करे, शिक्षा घोटाला करे, तो कानून अपना काम करता है। इसलिए मैं कहूंगा ओवैसी साहब से कि आप जिन्ना का जिन बन करके मत अपना बयान दें। एक भारतीय संवैधानिक व्यक्ति होकर के आप जरूर बैरिस्टर है, लेकिन कानून की धज्जियां आप खुद उड़ाते हैं ऐसे बयान देकर। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राजधानी दिल्ली में चुनावी अभियान अपने पूरे चरम पर है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस हर तबके को लुभाने के लिए घोषणाएं कर रही है और हर तबके को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। दिल्ली में मुस्लिम वोटर काफी ज्यादा अहम है और मायने रखते हैं। साल 2011 के जनगणना के मुताबिक दिल्ली में करीब 22 लाख मुस्लिम वोटर हैं, जो दिल्ली की कुल आबादी का 13% है। और दिल्ली में मुस्लिमों के वोट पाने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में होड़ सी मची हुई है। अब इस होड़ में ओवैसी भी सेंध लगाने में लगातार जुटे हुए हैं और इस बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 5 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने 7 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 2 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। वो दोनों प्रत्याशियों के ऊपर दिल्ली दंगों का आरोप है और फिलहाल वो जेल में बंद है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी में जुबानी जंग चल रही है। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि इस मुस्लिम बहुल इलाकों में कमल खिलेगा, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी में हिंदू मुस्लिम वाला वार चल रहा है, दांव चल रहा है। पुजारी और ग्रंथी को 18,000 रुपए महीने देने के लिए ऐलान के बाद बीजेपी केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया और केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मुस्लिम को बता रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दिल्ली के चुनाव में भी ध्रुवीकरण की राजनीति हावी है? अब यह ध्रुवीकरण की राजनीति दिल्ली में क्यों हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से करीब 1 दर्जन सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर गेम चेंजर साबित होते हैं। और वो मुस्लिम सीटें कौन सी हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं लाइए स्क्रीन पर। ये 10-12 जो सीटें हैं, जिन 10-12 सीटों पर दिल्ली के जो मुस्लिम वोटर हैं वो ये तय करते हैं कि यहां पर एमएलए कौन बनेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी। इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि दिल्ली की करीब 13% आबादी मुस्लिम है और 10-12 सीटों पर जैसे मैंने बताया कि मुस्लिम वोटर ही ये तय करते हैं कि कौन जीतेगा। मसलन सीलमपुर में करीब 50% मुस्लिम मतदाता हैं। इसके बाद मटिया महल में करीब 48% मतदाता हैं। ओखला विधानसभा में करीब 43% मतदाता हैं। मुस्तफाबाद में 36% मतदाता हैं। बल्ली मारान में 38%, बाबरपुर में 35% मुस्लिम मतदाता हैं। ये मुस्लिम इलाके हैं। इसके अलावा सीमापुरी में भी 25% और गांधीनगर में 22% मुस्लिम हैं और चांदनी चौक में 20%, सदर बाजार में भी 20% मुस्लिम हैं और विकासपुरी में भी 20% मुस्लिम हैं। करावल नगर में 20% मुस्लिम है, जहां से ताहिर हुसैन को असदुद्दीन ओवैसी ने कैंडिडेट बनाया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों से यह वोट बैंक आम आदमी पार्टी की तरफ झुका हुआ है, लेकिन इस बार कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इसे अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम सेंटिमेंट्स को भुनाने के लिए ताहिर हुसैन, शिफाउर रहमान को टिकट दिया है। जैसे मैंने बताया कि दोनों जेल में बंद हैं, उनके ऊपर दिल्ली दंगों का आरोप है और उनके लिए असदुद्दीन ओवैसी लगातार वोट मांग रहे हैं। और कांग्रेस ने भी राहुल गांधी की रैली की शुरुआत मुस्लिम इलाके यानी सीलमपुर से की थी। यानी कांग्रेस इस बार पूरी तरीके से अपने वोट बैंक को साधने की रणनीति बना रही है और यही वजह है कि राहुल गांधी ने जब सीलमपुर में रैली की थी तो अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बताया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए राहुल गांधी को भी सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए। राहुल गांधी
मुस्लिम इलाके यानी सीलमपुर में जाकर क्या कुछ कह रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। ये सच्चाई। और आप जानते हो, जो मैंने शुरुआत में कहा, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, अगर कोई भी उसके खिलाफ हिंसा करेगा तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वहां आपको मिलेगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी, AIMIM और कांग्रेस मुस्लिम वोट को लेकर मचे खींचतान के पीछे की वजह समझाना चाहता हूं, क्योंकि 2020 के चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आप समझ लीजिए। 2020 में 10 ऐसी सीटें हैं विधानसभा की जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, और वो सभी 10 से 10 सीटें आम आदमी पार्टी ने 60% वोटों के साथ जीती थी, जबकि बीजेपी इन सीटों पर 34% वोट मिले थे, लेकिन कोई सीट नहीं मिल पाया था। कांग्रेस इन 10 सीटों पर महज 5% वोट मिले थे, और कांग्रेस को भी कोई सीट नहीं मिली थी, जहां 15 से 30% मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसी 11 सीटों में से 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई, और 50% वोट अगर आम आदमी पार्टी को मिले हैं तो बीजेपी ने 41.5% वोट के साथ 3 सीटें जीती थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन 11 सीटों में से भी कोई सीट जीतने में कामयाब नहीं रही है, और 7% कांग्रेस को इन सीटों पर वोट मिले थे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी इसी वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए AIMIM और कांग्रेस ने पूरी ताकत दिल्ली में झोंक दी है। आम आदमी पार्टी को अच्छे से पता है कि अगर कांग्रेस या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उसके वोट बैंक को अपने पाले में करने में कामयाब रही तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताती है, जिसका जवाब भी असदुद्दीन ओवैसी ने अपने अंदाज में दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरीके से क्या जवाब दिया है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनाइए। कि ये बीजेपी का डर दिखाते हैं। अरे बीजेपी का डर दिखाने वालों, 2024 के लोकसभा के चुनाव में क्या मैं आया था? क्या मैं आकर बोला था आपको ये मेरा उम्मीदवार है तो बीजेपी पूरे कैसे जीत गई? क्या मैं आकर आपके कान में आयतल कुर्सी पढ़ के फूका के बीजेपी को जिता दो? ये झाड़ू क्या कर रहा था उस वक्त? ये मफलर क्या कर रहा था? ये छोटा रिचार्ज क्या कर रहा था? अरे तू एक सीट पर बीजेपी पर कामयाबी हासिल नहीं करा, हम 2 सीट लड़ रहे तो इसकी नींद हराम हो गई। क्यों तकलीफ हो रही है? ये कभी नहीं चाहते कि आपकी लीडरशिप बने, आपकी एक आजाद सियासी आवाज पैदा हो। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मुस्लिम वोट बैंक पर अपना दावा करने वाले तीनों राजनीतिक दल, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, AIMIM के बीच खींचतान ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या इस बार मुसलमानों के वोट बटेंगे दिल्ली में? अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। यानी दिल्ली का यह चुनावी दंगल धर्मयुद्ध और ध्रुवीकरण के बीच इस वक्त झूल रहा है। योगी आदित्यनाथ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने चुनावी माहौल को पूरी तरीके से दिल्ली में गरमा दिया है और आगे आगे देखिए कि दिल्ली के इस चुनाव में
कितने किरदारों की एंट्री होती है और उन किरदारों के जुबान से जो अल्फाज, जो शब्द, जो नारे निकलेंगे वो दिल्ली के चुनाव की दिशा और दशा तय करते रहेंगे। थोड़ा इंतजार कीजिए, दिल्ली का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।